हेलो एवरीवन। मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब सेक्शन में आईक्यू प्रेप हब। हमने पिछले कक्षाओं में देखा था कि हमने कैसे एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज और गुप्ता एज प्री मेडिवल हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया था। उसके साथ साथ ही हमने मेडिवल हिस्ट्री का जो सुल्तानेट वाला पीरियड था स्टार्टिंग फ्रॉम मुस्लिम इन्वेजन से दिल्ली सुल्तानेट के जितने भी लिटरेचर हैं हमारा मिसलेनियस सेक्शन है हमने ख़त्म कर दिया था। आज का जो हमारा सेक्शन है हम शुरू करने वाले हैं मुगल्स के बारे में स्टडी और कोशिश करेंगे कि मुगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम सिख को आगे वाले में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस क्लास में हम मुगल्स के बारे में जितने भी PYQs बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सारों को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो आइए आज चलते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट क्लास में और लेट्स सी फ्रॉम वेयर वी हैव टू बिगिन। फ्रॉम हियर वी हैव टू बिगिन अगेन। मुगल डायनेस्टी, बाबर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? देयर शुडंट बी एनी डाउट, इट वाज बाबर। बाबर के बारे में बता दें कि बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी की नींव रखता था और साथ में ये टर्किक ब्रांच ऑफ चागताई करके एक ब्रांच है। ठीक है, ये उसका डिसेंडेंट हुआ करता था। ठीक है, और ये जो मंगोल है मंगोल के 5th जनरेशन में आता था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि ये मंगोल से भी रिलेटेड था बाबर और ये टर्किक ओरिजिन था, टर्किक मंगोल। चलते हैं हम अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वाज, बाबर की जीत की क्या मतलब श्रेय किसको जाता है? तो हम देखेंगे हिज हॉर्स राइडिंग फोर्सेस, हिज स्किल्ड वॉरफेयर, तुलगुमा सिस्टम, इंटरनल डिस्प्यूट अमंग द अफगान्स। आपको एक बात बताएं, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं बट द मेन रीजन जो क्वेश्चन में पूछा है, मेन रीजन इट इज हिज स्किल्ड वॉरफेयर, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आपको बता दें कि दो चीज़ें बहुत बाबर अच्छी चीज़ें लेकर के आ गया था उस समय के मिलिट्री साइंस के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी चीज़ थी। द फर्स्ट वन इज तुलगुम, जिसकी वजह से वो सेना का जो सामने वाली सेना था उसका घेराव करते थे। और दूसरा था उस्मानी टेक्निक। उस्मानी टेक्निक में वो तोप को कैसे यूज़ करेंगे उस टेक्निक के बारे में उस्मानी टेक्निक में बताया जाता था। ठीक है, तो बाबर से रिलेटेड हम ये जो युद्ध करने की प्रणालियां थी हम उस क्वेश्चन के अंदर सीख गए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चेज एंड डोम इन द रीजन ऑफ इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर। आपको बता दें कि जब बाबर आया था तो वो गन पाउडर अपने साथ लेकर के आया था, लेकिन उससे पहले के भी एविडेंसेस जैसे उस समय के जो कॉन्टेम्पोररी थे, लाइक उससे पहले भी है, अगर विजयनगर एम्पायर है, चाहे बैटल ऑफ टलाई कोटा है जिसमें बहमानी सुल्तानत और विजयनगर एम्पायर के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भी यूज ऑफ गन पाउडर देखा जा चुका था, जिसकी वजह से हम लोग पहला आंसर खत्म कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू आर्चेज एंड डोम, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू आर्चेज एंड डोम। आपको बता दें कि जो ट्रू डोम है वो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने वो लेकर के आ गया था, और जो ट्रू आर्किटेक्चर आर्चेज हैं ये हमें बलबम टॉम के में देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों चीज जो है इंडिया में पहले आ चुकी थी, तो ये आर्चेज एंड डोम इन द रीजन में लेकर के आया नहीं, उससे पहले भी शुरू हुआ था, हो चुका था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन, ये तैमूर का वंश जरूर हुआ करता था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वॉरफेयर, ये कैनन्स का भी उपयोग करने लगा था। तो ऑप्शन 3 और 4 वुड बी करेक्ट, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। हुमायूं एंड शेर शाह, आपको बता दें हुमायूं के साथ साथ अभी बीपीएससी के लोगों को शेर शाह पे भी ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये शेर शाह जो सूरी हैं ये बिहार के ही एरिया में सबसे ज़्यादा रूल किए हैं, तो ये भी चीज़, और वहाँ से उठ करके आया और कैसे हुमायूं को चैलेंज किया और फिर कैसे वो सारी चीज़ें जीते, और फिर इसके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakhs dinar if he was allowed to retain Bengal। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन है यहाँ के, बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान, और जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है
मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ये हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज शेर खान। शेर खान, जिसको शेर शाह सूरी भी कहा जाता था, और फिर शेर शाह सूरी को शेर खान जो ये नाम है, ये बहार खान लाहौनी, बहार खान लाहौनी ने दिया था। तो आपको एक बात बता दें कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को ये भी ऑफर दिया था कि ये बिहार को सरेंडर कर देंगे, बस इनको बंगाल का पे आक्रमण करने की इजाजत मिल जाए, और उसके बदले में वो 10 लाख दिनार ट्रिब्यूट भी पे करेंगे। लेकिन उस समय हुमायूं उनकी बात नहीं मानता है। फिर इसके बाद बहुत सारे बैटल्स होते हैं। इस बैटल में हुमायूं जो रहता है वो जीत जाता, सॉरी, शेर शाह सूरी जीत जाता है, और हुमायूं को देश निकाला होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जानेंगे। और फिर ये जो जरूर जानेंगे कि शेरशाह सूरी को शेर खान का नाम किसने दिया था। Who among these ruler divided his troops into units of 200, units of 200, 250 and 500? किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और लगभग 500 के टुकड़ियों में बांटा हुआ था। आपको बता दें कि इसका श्रेय जो जाता है वो इस्लाम से आ जाता है। शेर शाह का जो लड़का रहता है, इस चीज को रट लेना है, क्योंकि शेर शाह की चीजों में भी ये दिखाई दी गई थी। इट वॉज अ मिलिट्री टेक्निक लाइक तुलगुम और उस्मानी टेक्निक की तरह। लेकिन अब इस्लाम शाह का नाम रट लीजिए अगर बीपीएससी का एग्जाम देना है तो। व्हेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फॉर व्हेन डिड हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? आपको बता दें कि ये जो चीज हुई थी चुनार फोर्ट, वो 1532 में हुई थी, जब हुमायूं चुनार फोर्ट में वो किया था, इन्वेड किया था। और जो सेकंड टाइम इन्वेड किया था 1532 ने, ये 1537-38 के टाइम पे वो चुनार फोर्ट पे हुमायूं सेकंड टाइम अटैक किया था। और ये दोनों टाइम अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो जो एरिया था, वो गंगा यमुना जो एरिया था उसका दोआब वाला क्षेत्र था, या गंगा जो एरिया था, जिसकी वजह से आप ईस्टर्न इंडिया पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, थ्रू नेविगेट कर सकते हो, और वो सब सारे रास्ते चुनार से कंट्रोल हुआ करते थे। उसी की वजह से, और उस पर शेर शाह सूरी का उस समय कब्जा हुआ करता था। हुमायूं जाता है फर्स्ट टाइम इन्वेड करता है 1532 में, और सेकंड टाइम जब इन्वेड करता है 1537-38 में। दोनों टाइम ये तो जीत जाता है, लेकिन ये शेर शाह के अगेंस्ट उसकी लास्ट विन रहती है, क्योंकि आगे के जो दो युद्ध होते हैं उनमें हुमायूं हार जाता है और उसको देश निकाला होना पड़ता है। Who among the following has constructed a mausoleum for her emperor husband? एम्परर हस्बैंड के लिए मुसोलियम कौन बनाता है? आपको बता दें कि हाजी बेगम जो है अपने हस्बैंड के लिए, हुमायूं, हाजी बेगम अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए दिल्ली में 1565 और 72 के बीच में एक मुसोलियम बनाती हैं। और इसका जो प्लान रहता है वो मिर्जा गियास के द्वारा, दिस मुसोलियम वाज मेनली बिल्ट प्रिपेयर्ड बाय मीरक मिर्जा गियास। जो ये जो मुसोलियम बनाया जाता है हुमायूं की याद में हाजी बेगम के द्वारा, इसका जो प्लान रहता है वो मीरक मिर्जा गियास ने प्रिपेयर किया रहता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम ध्यान में कर लेंगे। फिर हम चलते हैं, arrange the arrange properly as per date of four important battles fought by Humayun and Humayun. The names of battlefields are given by चौसा, देवरा, कन्नौज एंड सरहिंद। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो देवरा, चौसा, कन्नौज एंड सरहिंद का ये रहेगा। ये सरहिंद का जो युद्ध रहता है वो युद्ध रहता है जिसमें हुमायूं आता है और शेर शाह सूरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर रहता है उससे युद्ध करता है और जीत जाता है। ठीक है, चौसा और कन्नौज का युद्ध 1539 एंड 40 में हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है, इसलिए ध्यान में रखना है कि चौसा के युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और लास्ट में कन्नौज के भी युद्ध में हार जाता है। और ये जो युद्ध हो रहा है ये 1538 में ही हुआ था, करीबन जौनपुर के आसपास देवरा में, और इसमें भी शेर शाह सूरी के द्वारा ये हार जाता है। ठीक है, ये सब सारे युद्ध को भी ध्यान में रखेंगे कि देवरा का 1538, 1539, 40 और लास्ट में अराउंड 1550s और 55 के आसपास ये सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो क्रोनोलॉजी को आप ऐसे याद कर लेंगे। Which of the following rulers at the first assumed the title of Hazrat-e-Ala and afterward Sultan? Hazrat-e-Ala and then Sultan। आपको बता दें कि ये टाइटल जो रहता है वो शेरशाह सूरी अपने आप को धारण करता है। और ये क्यों धारण करता है? आफ्टर डिफीटिंग बंगाल रूलर नुसरत शाह शेर शाह खान
assumed title हजरत ए आला। मतलब उस समय बंगाल का जो नवाब था नुसरत शाह, उसको हराते हैं शेरशाह, और वो अपना नाम जो टाइटल एज्यूम करते हैं वो हजरत ए आला कर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि शेरशाह का नाम उनको किसने दिया था। वेयर इज शेर शाह टॉम लोकेटेड एज? अगर बीपीएससी के पढ़ने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, और ये कब बना था? जब कालिंजर फोर्ट के चढ़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जिस तरह दशाला सिस्टम है, ये क्या कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट का, उसी तरह जब्ती सिस्टम लेके आया गया। और जो जब्ती सिस्टम था वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शेरशाह सूरी के द्वारा ही लेकर के आया गया था। और ये जो असेसमेंट है, इसकी जानकारी हमें अबुल फजल की जो बुक है उसमें मिलती है। ठीक है, और यही जो जब्ती का सिस्टम है यही बेसिस बना दशाला सिस्टम का बाद में, जिसे अकबर इम्प्लीमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो गवर्नमेंट नॉट इवन इंग्लिश शोड एज मच एज विजडम एज दिस पठान डिड। हु रोट दिस वर्ड अबाउट शेर शाह सूरी? ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। आप फैक्ट्स मत पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट ना समझो, बल्कि अलग अलग कौन क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ो, और ऐसे बीपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा। और ये एच जी केनी के हैं, ने कहा है, एच जी केने ने कहा है कि नो गवर्नमेंट नॉट इवन इंग्लिश शोड एज मच एज विजडम एज दिस पठान डिड। एच जी केने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। वेयर वॉज द बैटल फॉर्ट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं ऑन जून 26, 1539? ऑब्वियसली, वेयर वॉज द बैटल फॉर्ट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं ऑन 26 जून 1539, 1539? ये चौसा के युद्ध के बारे में बता रहा है। चौसा के युद्ध, बैटल ऑफ चौसा फॉर्ट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड मुगल रूलर हुमायूं। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, अज्यूम्ड टाइटल ऑफ फरीद अल दीन शेर शाह। फरीद अल दीन शेर शाह बैटल ऑफ चौसा के बाद उसने धारण कर लिया है ये टाइटल। जो हमारा अगला सेक्शन है वो अकबर के बारे में क्वेश्चन है। आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट मिडिल ईस्ट Western Asia with him as a very important step toward establishment of a world empire. R.P. Tripathi wrote it about which ruler of Mughal India? It is about Akbar। ठीक है, ये फैक्ट इसको आप बुक पढ़ के ही समझ सकते हैं, तो बस ध्यान में रख लीजिए कि R.P. त्रिपाठी हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी फॉर्म्स विच एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद? अब ये बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, कर लेते हैं। फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी सर्व एज साउदर्न एंट्रेंस ऑफ द जामा मस्जिद। उसका दक्षिणी द्वार है जामा मस्जिद का ये बुलंद दरवाजा। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाई अकबर। ठीक है, हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हाकिम खान राणा प्रताप को लीड कर रहे थे, और अकबर के साइड से राजा मान सिंह जो थे, मुगल कमांडर वॉज राजा मान सिंह, वो लीड कर रहे थे, और ये बैटल हल्दी घाटी हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जून 1576 में हुआ था। Who was the following Muslim ruler abolished the pilgrimage tax? कौन सा मुस्लिम रूलर है जिसने पिलग्रिमेज टैक्स जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया था? वो अकबर के द्वारा में किया गया था। आपको ये बता दें कि ही अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम इन 1562, 1562 में स्लेवरी सिस्टम को खत्म करते हैं। 1563 में आकर के वो पिलग्रिमेज टैक्स जो है उसको खत्म करते हैं, और 1564 में आकर के उन्होंने जजिया को भी कर को समाप्त कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इनटू हिज एम्पायर। अकबर कब बिहार और बंगाल को अपने एम्पायर में मिक्स कर देते हैं? तो आइए देखते हैं, इसका आंसर होगा 1576। ठीक है, आपको बता दें कि एक बंगाल के नवाब हुआ करते थे सुलेमान करके, उनकी डेथ हो जाती है 1572 में। उनका जो बेटा रहता है दाऊद खान, वो गद्दी संभालता है। जब गद्दी दाऊद खान संभालता है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है मुगल एरा से, मुगल एम्पायर से। जब मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट घोषित करता है, और साथ साथ में वो जो मुगल फोर्ट रहता है पटना में, उस पर अटैक कर देता है। ये देख करके अकबर क्या करते हैं कि मुमीन खान को आदेश देते हैं कि आप जाओ और दाऊद खान को हराओ।
दाऊद मोमीन खान जाते हैं और दाऊद खान को हरा देते हैं, लेकिन दाऊद खान वहां पे भाग जाता है 1574 में। इसके बाद क्या हो जाता है कि 12 जुलाई 1576 में बैटल ऑफ राजमहल होता है। उसमें टोडरमल, मुजफ्फर खान, हुसैन कुली खान, टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली सारे मिल करके दाऊद खान को हरा देते हैं और कंप्लीटली 1576 में बंगाल और बिहार को दोनों को अनेक्स कर लिया जाता है मुगल एम्पायर के अंदर। तो ये बंगाल और बिहार 1576 याद रखेंगे। 1576 हु प्रोमलगेटेड दीन ए इलाही, ऑब्वियसली दीन ए इलाही कौन किया था एस्टेब्लिश? अकबर ने किया था। कब किया था? 1582 में किया था। अब चलते हैं जो अकबर के बेटे रहते हैं वो जहांगीर, सलीम, इनके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड सर थॉमस रो विजिट इन इंडिया? आपको बता दें कि जहांगीर के टाइम पे केवल थॉमस विलियम रो नहीं, सबसे पहला इंग्लिश ट्रैवलर जो जो रहता है उस टाइम का, वो विलियम हॉकिंस आता है और उनके कोर्ट में रहता है। और जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की भी उपाधि देते हैं। इसके ये होता है 1608 और 1611 तक रहता है। इसके बाद 1615-16 के बीच में सर थॉमस रो भी आते हैं और वो भी इंग्लिश मुगल रूलर जहांगीर के टेन्योर में ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Whom of the following Englishman did जहांगीर ऑनर विद द टाइटल इंग्लिश खान? इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, विलियम हॉकिंस, जो 1509 से 11 के बीच में जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। इतमाद उद दौला टॉम एट आगरा वाज बिल्ड बाय? इतमाद उद दौला, ये जो टॉम्ब है ये बनाया जाता है नूर जहां के द्वारा। और ये किसकी याद में बनाया जाता है? नूर जहां के जो फादर थे गियास नूर, उनके इतमाद उद दौला जो टॉम्ब है बिल्ड बाय नूर जहां, डेथ ऑफ हर फादर। इनका नाम था गियास बेग, मीर मिर्जा गियास बेग इनका नाम था, जो पहले भी आया था, मीर मिर्जा गियास बेग, उनके याद में बनाया गया था। अगर आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग के याद में बनाया गया था। आप पूछा पंचीकारी या पिएट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड विद सेमी प्रीसियस स्टोन। अब इस ये सुनकर के कुछ और कहने का मतलब नहीं होता है कि जो सेमी प्रीसियस स्टोन्स रहते हैं, जो स्टोन्स रहते हैं उन पर थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके उनमें थोड़ा रंग भर के जो हम कला लेकर के आते हैं, वैसी कला पिएट्रा ड्यूरा कला कहलाती है। ठीक है, जिसे पंचीकारी भी कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान में रख लेंगे पिएट्रा ड्यूरा के बारे में। ठीक है, फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस डिक्लेयर्ड द रेजिम ऑफ शाहजहां टू बी गोल्डन एरा ऑफ द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में को गोल्डन एरा किसने घोषित किया? ये एएल श्रीवास्तव ने घोषित किया कि शाहजहां का जो पीरियड था वो मुगल एरा का गोल्डन पीरियड था। अब किस चीज में था ये नहीं पूछा है, ये एक्चुअली शेप ऑफ आर्ट वाला, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें बताया है कि जो शाहजहां का पीरियड था वो मुगल एरा का गोल्डन पीरियड था आर्ट एंड कल्चर में। What was the root of dispute between Shah of Iran and Mughal rulers? आपको बता दें शाह ऑफ ईरान और फिर मुगल रूलर्स के बीच में जो चीज रहती थी, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना था, जो हिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बात करते रहते हैं, वो एक आज तक का शो है जिसमें टेड टॉक्स है, उसमें बोले थे कि जो राजपूत जो लड़ने वाले थे, अकबर ने उनको देखा और फिर बोला कि ठीक है, इनको लड़ना पसंद है, इनको अफगानिस्तान बॉर्डर पे भेज दो। एक्चुअली उनको कांधार ही भेजा जाता था, क्योंकि जो कांधार है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये ईरान और फिर जो उस समय का मुगल एम्पायर था उसका बॉर्डर हुआ करता था और दोनों इस पे कब्जा करना चाहते थे। तो वो राजपूत को यहाँ पे भेजता था अकबर, और वो राजपूत जाके फाइट करते थे और स्ट्रैटेजिकली जो लोकेशन है इंडिया की उसको स्टेबल भी किया करते थे। तो कांधार हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। औरंगजेब, द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब इज, द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब इज, औरंगजेब का मतलब, जिहाद का मतलब ये होता है कि दार उल हर्ब, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम को कैरिड ऑन, दार उल हर्ब कि मतलब दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाना। दार उल इस्लाम मतलब वो चीज जहाँ पे इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करें। दारुल हर्ब कौन क्या होता है? जहाँ पे काफिर रहा करते थे। काफिर कौन है? जो इस्लामिक ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते थे। और इसके लिए औरंगजेब बोलता है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाया गया था,
उसी की वजह से जो स्ट्रिक्ट लॉज, इस्लामिक लॉज, जो शरीयत लॉज है, औरंगजेब के टाइम पे इम्प्लीमेंट किए गए, ठीक है, ये भी चीज जानेंगे। हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश? हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के साथ सबसे पहला युद्ध जो है मुगल ये औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब नहीं, उसके जो गवर्नर थे बंगाल के, शाहिस्ता खान, वो इंग्लिश को निकाल फेंके थे, इंक्लूडिंग जॉब चर्नक फ्रॉम द हुगली। ये सब सारी चीजें आप मेडिवल सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, द मीनिंग ऑफ वर्ड बंटाई, मतलब एमीवे जो था वो आज नहीं, वो एमीवे बंटाई मेडिवल पीरियड से ही शुरू कर चुका था। The meaning of word Bentai during the medieval period was a religious tax, a system of calculating revenue, wealth, and these all things. Okay, आपको बता दूं कि आपको बता दूं कि जो बंटाई है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। होता क्या है कि स्टेट और कल्टीवेटर, यानी जिसने, अगर आपका खेत है, उस खेत पे आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोड्यूस किए हुए चीज में स्टेट का कितना हिस्सा हिस्सा रहेगा और कितना आपका हिस्सा रहेगा, वो एक असेसमेंट मेजरमेंट का तरीका था, जिसे बंटाई कहा जाता था। और ये स्पेशली शेर शाह सूरी के टाइम पे हुआ करता था। शेर शाह सूरी के टाइम पे तीन टाइप के रेवेन्यू असेसमेंट हुआ करते थे। पहला नष्क और मुक्तई, नष्क और मुक्तई जिसे खनकुट सिस्टम भी कहा जाता था। दूसरा कैश असेसमेंट और जब्ती, ठीक है। और तीसरा जो था वो गल्ला बक्सी और बंटाई इसे कहते थे। बंटाई भी बाद में तीन टाइप से हो जाता था, खेत बटाई, लंग बटाई और राज बटाई, ठीक है। जिसे बंटाई कहते हैं वो बटाई आजकल बहुत फेमस है ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले एरिया में। हु इंट्रोड्यूस दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम? अगर देखा जाए दो अस्पा और सी अस्पा किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जो मनसबदारी थी, मनसबदारी सिस्टम ये दिया जाता था कि मनसबदार जो रहेंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग वो सेना रखेंगे, और सेना रख करके दिए हुए एरिया में से वो रूल करेंगे, अपना गवर्न करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। और ये सब सारी चीजें अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। बाद में सेना की जरूरतें बढ़ने लगी। जब सेना की जरूरतें बढ़ने लगी तो पहले क्या होता था, एक घोड़े पे एक ही सैनिक रखा जाता था। लेकिन फिर बाद में जब लंबे लंबे दूरी के मतलब युद्ध होने लगे, उस समय ये किया जाता था कि दो अस्पा, मतलब एक घोड़े पे दो सवार, सी अस्पा मतलब एक घोड़े पे तीन सवार रखना मैंडेटरी हो जाता। और ये चीजें स्टार्ट की थी जहांगीर ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतसिब वॉज, मुहतसिब कौन होता था? मुहतसिब आपको बता दे कि मुहतसिब एक ऑफिसर होता था इंचार्ज, जो पब्लिक मोरल्स और इस्लामिक लॉज को पब्लिक में इन्फोर्स करने के लिए एबल होता था, ठीक है। और ये पब्लिक मोरल्स के कंडक्ट को देखता था मुहतसिब। ये ज्यादा स्ट्रिक्ट तब होता था जब कोई हार्ड लाइनर रूलर आता था, लाइक औरंगजेब आता था, ये सब सारे। थोड़ा लीनियंट कब हो जाता जब अकबर जैसे रूलर्स आया करते थे। मदद ए मश इंडिकेट द मुगल इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मदद ए मश, टोल टैक्स, ऑब्वियसली टोल टैक्स तो दिया जाता है। रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्न पर्सन, इट माइट बी, मैं आपको गेस बताता हूँ, पेंशन प्रोवाइडेड टू मिलिट्री ऑफिसर, इट माइट बी ऑल्सो। एंड कल्टिवेशन टैक्स। मदद ए मश, अगर मदद है तो इट वोंट बी टैक्स, ठीक है। दूसरी चीज रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट और पेंशन प्रोवाइडेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स। भाई साहब पेंशन का नो प्रोविजन, पेंशन बाद में आया है, ठीक है। उस समय का रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्न पर्सन, मतलब ये है कि आप किसी को मदद कर रहे हो। ये केवल लर्न पर्सन को ही नहीं था, या पढ़े लिखे इंसान को ही नहीं था, आप रिलीजियस भी हैं थोड़ा, उसमें भी अच्छे स्कॉलर हैं, आपको दिया जा सकता था मदद ए मश। इसका टाइम फ्रेम भी मैं देखा, टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है, बट इट वॉज अ रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू अ पर्सन who is excellent in any kind of field. इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द चीफ काजी वॉज, चीफ जस्टिस, इसके बारे में सुनना ही नहीं है कुछ, चीफ काजी, ठीक है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। इन मिडाइवल इंडिया वाई वॉज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? मनसबदारी क्यों? फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, टू एस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मनी, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। जो इसका आंसर होगा इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि मनसबदार खुद डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग करते थे। हाँ, इसका पार्ट भी होता था फैसिलिटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, ठीक है। रिक्रूटमेंट तो करते थे, नो डाउट, ये भी बात सही है। बट द थिंग है जो इसका मेन आंसर होगा
टू स्टेब्लिश रिलीज नहीं, ठीक है, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। वही आपको बताया कि अकबर के रेन में इस मनसबदारी सिस्टम को लॉन्च किया गया। तो इसका जो मेन चीज़ थी क्या, मनसब डिटरमाइन करता था, ऑफिसर्स के ऑर्डर डिटरमाइन करता था कि वो किस रैंक पे हैं, पे स्केल डिसाइड करता था कि उनको कितना मनसब दिया जाएगा, और उसके साथ साथ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनको कितने जात और सवार ये चीज़ें अपने साथ लेकर के चलनी है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड, ठीक है, मुगल पीरियड की म्यूजिक और पेंटिंग। विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग। आपको बता दें कि हुमायूं जो है, जो जब तड़ी पार हुआ था, तो हुमायूं जब वापस आया तो अपने साथ कुछ पेंटिंग्स और पेंटर्स लेकर के आया था। लेकिन इसको इस्टेब्लिश करना एक जो हमारे पास मतलब एविडेंस है, उसका अकबर को इसका श्रेय जाता था, और इसका बीपीएससी ने भी अकबर भी सही आंसर माना है। तो अकबर आगरा में 1558, अकबर ने 1558 और 1572 के आसपास आगरा में एक पेंटिंग कारखाना शुरू किया था। हु इलिस्ट्रेटेड दास्तान ए आमिर हमजा। दास्तान ए हामी आमिर हमजा एक बुक है जिसको इलिस्ट्रेट किया गया पेंटिंग्स और ये के माध्यम से, कब, अकबर के टाइम पे, क्योंकि हुमायूं के टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं, और ये 15 साल लग गए, 10 से 15 साल इसको करने में। ये काम पहले अब्दुल समद ने किया था और बाद में मीर सैयद अली ने कंप्लीट किया। ये स्टार्ट हुआ था हुमायूं के पीरियड से, खत्म हुआ अकबर के पीरियड में। इलिस्ट्रेशन का मतलब ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के एक चाचा हुआ करते थे हमजा, उनकी स्टोरी है, और उस स्टोरी को ये क्या करते हैं, पिक्टोग्राफिक तरीके से उसको डिसाइफर करते हैं, उसे इलिस्ट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यूरोपियन पेंटिंग्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ। यूरोपियन पेंटिंग्स किसके कोर्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी? अकबर के कोर्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे। दसवंत एंड बसवंत was famous painters were the courtier of Mughal emperor। दसवंत और बसवंत किसके टाइम के पेंटर्स थे, किसके कोर्ट में थे? आपको बता दें कि ये अकबर के टाइम में थे, और ये नाम आपको रट लेना है, जैसे दसवंत, बसवंत, केशव, लाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कालामक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सवाल, हरिवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनियत अंडर। मुगल पेंटिंग जो है अपना जेनियत, अपना चरम किसके शासन काल में पहुंची थी? तो ये जो है वो जहांगीर के शासन काल में पहुंची थी। जहांगीर के क्यों? क्योंकि पेंटर हुमायूं लाया, अकबर ने उसको वो किया, लेकिन जो जहांगीर था इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो करता है, क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल चीज़ें करता है, बहुत सारे पेंटर्स को लेकर के आता है। उसकी वजह से ये जो पेंटिंग वाला जो चीज़ रहता है वो जहांगीर को जाता है कि मुगल टाइम में पेंटिंग सबसे अच्छी जहांगीर के टाइम में हुआ करती। अब चलते हैं मुगल्स के लिटरेचर्स के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? आपको बता दें कि विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली सारा तुलसीदास के द्वारा में लिखा गया है। यानी विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। जो कि साहित्य लहरी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सूरदास के द्वारा लिखा गया है। सूरदास के द्वारा, यहाँ पे देखिए, सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी लिखा गया है। हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? आपको बता दें कि हुमायूं की जो बेटी थी गुलबदन बेगम ने, उन्होंने हुमायूं नामा ही लिखा था, और अकबर ने इनवाइट किया था कि हुमायूं के बारे में जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। उसमें गुलबदन बेगम भी सामने आकर लिखती हैं। तबकात ए अकबरी विच हैज बीन समटाइम कंसिडर्ड more reliable source than even अबुल फजल्स आयन अकबरी या फिर अकबरनामा जो है, उससे भी अच्छी चीजें हैं। आपको बता दें कि जो तबकात ए नासिरी है, इसे जो कंपोज किया था वो निजामुद्दीन अहमद ने किया था। निजामुद्दीन अहमद ने किया था। ठीक है, चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे। आईने अकबरी वॉज रिटन बाय। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी जाती है? बेसिकली अकबरनामा का थर्ड पार्ट है आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। और अबुल फजल अकबर के कोर्ट में एक नवरत्न भी हुआ करते थे। फुतुहात ए आलमगीरी, ठीक है, आलमगीर किसका नाम था? तो औरंगजेब का नाम था। फुतुहात ए आलमगीरी, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको लिखेगा भी कौन? एक वो ईश्वरदास, इसको ईश्वरदास नागर ने लिखा था, और ये आलमगीरी है, तो ऑब्वियसली औरंगजेब के रेन के बारे में बताती है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हिंदू नोबल्स किसी के कोर्ट में थे? वो औरंगजेब के कोर्ट में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द लैंग्वेज वॉज तुजुक ए बाबरी रिटन। तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा, जो बाबरनामा है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है?
वो आपको बताएं, वो लिखी गई है टर्किश में, चातुकाई टर्किश, है ना। चातुकाई टर्किश, चागताई टर्किश एक लैंग्वेज है जो क्या कहते हैं, बाबर की लैंग्वेज हुआ करती थी, उसी लैंग्वेज में इसने लिखा है। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन मिसलेनियस सेक्शन पर, मुगल पीरियड के। आपको मैच करना है कि बाप और बेटे का मिलान करना है। आपको बता दें कि सबसे इजी है कि आप देखिए, सबसे ज्यादा सलीम और अकबर का नाम तो आप सुने ही होंगे, आपने मुगल आजम का नाम सुना होगा। तो अकबर को सलीम से मिलाइए भी, तो देखेंगे यहाँ पे 111 सारे हैं। ठीक है, तो बाबर का देख लीजिए, बाबर बाबर जो बाबर है, कामरान जो था वो हुमायूं का भाई भी था, हुमायूं था और बाबर का लड़का था, तो इसको इससे मिला दीजिए। अकबर को सलीम से मिला दीजिए। फिर बाद में बचे शाहजहां, जहांगीर और मुराद और खुसरो। आपको बता दें, शाहजहां का बेटा जो था वो मुराद था, और जहांगीर का लड़का था खुसरो। ठीक है, खुसरो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे वो उस समय क्या कहते हैं कि अ, गुरु तेग बहादुर के कोर्ट में जाता है, फिर मरवाना, ये बहुत सारी कहानियां हैं। आप जब स्टार्टिंग में आएंगे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग्स अनबिल्ट बाय होम, काबुली बाग मॉस्क, किस नाम ही सुन करके बता देना कि ये बाबर के बारे में, बाबर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। इलाहाबाद फोर्ट अकबर के द्वारा बनाया। इमाद उद दौला मसोलियम, यानी इमाद उद दौला का जो टॉम्ब है वो किसने बनाया है, वो नूरजहां ने बनाया, गियाज मीर मिर्जा गियास बेगम के बारे में। जो हमारा जो सही हो जाएगा, ए का काबुली माँ, ए के 4 4, फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा 141, इतमाद उद दौला मौजूलियम जो लास्ट है, डी डी का 1, डी का 2, यहाँ पे 3, 4132, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं थर्ड पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स आर नॉट करेक्टली स्टेटेड, मेन अपोनेंट नहीं बताया गया है। जैसे देखिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान एंड मराठा, क्या भाई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाब उल मक्का, गेट ऑफ मक्का किसे कहा जाता? तो वो सूरत के द्वारा कहा जाता, क्योंकि सूरत से ही नाव मिलती थी, कहाँ के लिए? वहां के लिए। Who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? रट लेना है, कुछ नहीं। विलियम फ्रिंच जो है, जो इंग्लिश ट्रैवलर हुआ करता था, वो आता है और वो ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू विलियम फ्रिंच, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस ऑफ 40 पिलर्स इन अलाहाबाद took around 40 years and around 5,000 to 20,000 people worked for its construction। मतलब इतने लोगों को शामिल किया गया था इस चीज को बनाने में। तो जो हमारा मुगल वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। आने वाले टाइम में हम देख लेंगे कि इससे और भी जो कॉन्टेम्प्रोरी थे मेडिवल टाइम के, उनके बारे में हम देख लेंगे। और कल की क्लास में हमारी मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे, और अगली क्लास से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।